भारत के अदालतों में आज 5 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में करीब 90,000 केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में 60 लाख से ज़्यादा और जिला अदालतों में 4.5 करोड़ से ऊपर मामले वर्षों से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि एक आम नागरिक को इंसाफ पाने में 10 से 20 साल क्यों लग जाते हैं। जब जजों की भारी कमी साफ दिखाई देती है तो नई नियुक्तियां तेजी से क्यों नहीं होती। कॉलेजियम सिस्टम पर पारदर्शिता की कमी के आरोप क्यों लगते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज न्याय सिर्फ उन लोगों तक सीमित होकर रह गया है जिनके पास पैसा, ताकत या पहुंच है। आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को खुलकर तथ्यों और निष्पक्ष नजरिए के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये विषय गंभीर है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अंत तक बने रहिए क्योंकि जो बातें आप सुनेंगे वो शायद आपके नजरिए को बदल दे। नमस्ते, मैं हूं कृष्णा ठाकुर और स्वागत है आपका। दोस्तों, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। मार्च 2026 तक भारत की अदालतों में 5.58 करोड़ यानी 55.8 मिलियन से ज्यादा मामले लंबित थे। इनमें सबसे बड़ा बोझ जिला अदालतों पर, जहां कुल पेंडिंग मामले का 85% से ज्यादा हिस्सा जमा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार खुद देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज बन चुकी है। लगभग आधे मामले सीधे सरकार या उनके विभिन्न विभागों से जुड़े हुए हैं। और अगर सबसे ज्यादा विवादों की बात करें तो जमीन और संपत्ति के झगड़े सूची में सबसे ऊपर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जनवरी 2026 तक 92,828 मामले लंबित थे, यानी सिर्फ एक साल में 10,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी। हालात ऐसे हैं कि अगर आज से नए केस आना पूरी तरह बंद हो जाए तब भी मौजूदा मामले को निपटाने में सालों लग जाएंगे। और इन आंकड़ों का एक आम इंसान की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। क्रिमिनल मामलों में हजारों अंडर ट्रायल कैदी बिना दोषी साबित हुए वर्षों तक जेल में पड़े रहते हैं। सिविल मामलों में फैसला आने तक दोनों पक्ष आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से टूट चुके होते हैं। और नीति आयोग के पुराने अनुमान के मुताबिक अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस पूरे बैकलॉग को खत्म करने में लगभग 300 साल लग सकते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है जजों की भारी कमी। देश के हाई कोर्ट में 30% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और जिला अदालतों में 20 से 25% तक। भारत में जज टू पॉपुलेशन रेशियो बेहद कम है, लगभग 21 जज प्रति 10 लाख लोगों पर, जबकि कई विकसित देशों में यह आंकड़ा 50 से 100 जज तक पहुंचता है। तो फिर नई नियुक्तियां तेजी से क्यों नहीं हो पाती। और यहीं से शुरू होती है कॉलेजियम सिस्टम की कहानी। अब सवाल उठता है, आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या। भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की नियुक्ति में मुख्य भूमिका खुद न्यायपालिका निभाती है। 1990 के दशक में आए एक ऐतिहासिक फैसले के बाद कॉलेजियम सिस्टम विकसित हुआ ताकि सरकार यानी एग्जीक्यूटिव का सीधा हस्तक्षेप सीमित रहे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। इस सिस्टम के अपने फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि सरकार किसी जज पर दबाव बनाकर मनमानी ट्रांसफर या कार्रवाई नहीं कर सकती। इससे अदालतों की स्वतंत्रता बनी रहती है, जो किसी भी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव मानी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इस सिस्टम पर गंभीर सवाल भी उठते हैं। सबसे बड़ी आलोचना है पारदर्शिता की कमी। कॉलेजियम की बैठक में क्या चर्चा हुई, किन आधारों पर नाम चुने गए, कौन क्यों रिजेक्ट हुआ, इन सब की जानकारी आम जनता के सामने लगभग नहीं आती है। ना कोई स्पष्ट सार्वजनिक मानदंड, ना पूरी तरह लिखित प्रक्रिया। इसके अलावा समय समय पर भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के आरोप भी लगे हैं। और कई मामलों में ये सवाल भी उठा है कि क्या कुछ लोगों को सिर्फ पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों की वजह से प्राथमिकता मिली
और यहीं आता है सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव। कोलोजियम नाम भेजता है, लेकिन सरकार कई बार उन फाइलों को महीनों तक रोक कर रखती है या दोबारा विचार के लिए वापस भेज देती है। नतीजा ये होता है कि अदालतों में खाली पद लंबे समय तक भरे नहीं जाते और लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता रहता है। और दिलचस्प बात यह है कि कई पूर्व जज और कानूनी विशेषज्ञ खुद मान चुके हैं कि मौजूदा सिस्टम में सुधार की जरूरत है। कुछ ने खुलकर कहा कि प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। तो क्या न्यायपालिका खुद सुधारों को टाल रही है? कई बार तो ऐसा महसूस होता है। सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत का तर्क था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी लगातार उठता रहा है कि जब बैकलॉग बढ़ता जा रहा है और आम नागरिक परेशान है, तो फिर समाधान आखिर निकलेगा कैसे? और इस समस्या का समाधान ना निकलने का एक कारण ये है कि न्यायपालिका सरकार के हस्तक्षेप को लेकर हमेशा सतर्क रहती है, जबकि सरकार और अदालतों के बीच भरोसे की कमी लगातार बनी हुई है। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई ये है कि आज भारत में न्याय पाना बेहद महंगा हो चुका है। एक आम इंसान के लिए अदालत तक पहुंचना ही कई बार सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। वकीलों की भारी फीस, कोर्ट के खर्चे, बार बार पढ़ने वाली तारीखें, लगातार यात्रा और समय की बर्बादी, इन सब का बोझ धीरे धीरे एक पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देता है। और जब कोई मामला 10 से 20 साल तक चलता है, तो कई लोग फैसला आने से पहले ही हार मान लेते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आज न्याय पाना सिर्फ उन लोगों के लिए आसान रह गया है जिनके पास पैसा, ताकत और पहुंच है? सच्चाई भले ही असहज लगे, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा ही महसूस होता है। अक्सर बड़े उद्योगपतियों, प्रभावशाली लोगों या राजनीतिक मामलों से जुड़े केस तेजी से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, जबकि एक आम नागरिक का मामला वर्षों तक फाइलों में दबा रह जाता है। और विडंबना यह है कि सरकार खुद देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी विभाग अपने ही मामलों को समय पर सुलझाने में गंभीरता नहीं दिखाते। नतीजा, अदालतों पर बोझ बढ़ता जाता है और आखिरकार इसका भार टैक्स देने वाले आम नागरिक पर पड़ता है। और हाल ही में हुए कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता ही होगा कि जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान में कॉकरोच शब्द के इस्तेमाल को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। हालांकि बाद में CJI ने स्पष्ट किया कि यह संदर्भ उन लोगों के लिए था जो कथित तौर पर फर्जी जानकारी और एक्टिविज्म की आड़ में संस्थाओं पर हमला करते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि यह शब्द किसके लिए था। असली सवाल ये है, जब देश का एक बड़ा युवा वर्ग बेरोजगारी, महंगाई और भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहा हो और जब न्याय पाना इतना कठिन और महंगा हो, तो उस माहौल में इस तरह की भाषा भरोसे को और कमजोर करती है। आलोचना जरूरी है, लेकिन आलोचना और आलोचकों के बीच का फर्क ही एक सभ्य संस्था की पहचान होती है। और एक सच यह भी है कि सोशल मीडिया आज सिर्फ राय व्यक्त करने का एक मंच नहीं रहा, बल्कि कई बार ये विवादों को कई गुना बढ़ाने का माध्यम भी बन जाता है। लोगों का गुस्सा और नाराजगी वास्तविक हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ ये आशंका भी बनी रहती है कि कुछ संगठित ट्रोल नेटवर्क, फेक अकाउंट या बॉट्स जानबूझकर माहौल को और ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। भारत में पहले भी कई मामलों में ऐसी रिपोर्ट और जांच सामने आ चुकी है, जिनमें पाकिस्तान, चीन या अन्य देशों से जुड़े संदिग्ध अकाउंट पर ऑनलाइन ध्रुवीकरण बढ़ाने के आरोप लगे हैं। हालांकि इस विशेष न्यायपालिका विवाद में अब तक सरकार या किसी आधिकारिक एजेंसी ने किसी स्पष्ट विदेशी हस्तक्षेप की पुष्टि नहीं की है। लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रोलिंग सिर्फ एक तरफ से नहीं होती। कुछ लोग वास्तव में सिस्टम की कमियों, भ्रष्टाचार या देरी जैसे मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है?
सबसे पहले देश में जजों की संख्या बड़े स्तर पर बढ़ानी होगी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा जरूरतों को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम दोगुनी होनी चाहिए, तभी लंबित मामलों का बोझ कम हो पाएगा। दूसरा, कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत है। नियुक्ति प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए ताकि मेरिट, ईमानदारी और विविधताओं को प्राथमिकता मिले और लोगों का भरोसा मजबूत हो। तीसरा, हर विवाद का समाधान सिर्फ अदालत नहीं हो सकता। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन जैसे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन सिस्टम को बढ़ावा देना होगा ताकि छोटे और सिविल विवाद जल्दी सुलझ सके। चौथा, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल बेहद जरूरी है। पेपरलेस कोर्ट, डिजिटल फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग और फास्ट ट्रैक अदालतें न्याय प्रक्रिया को तेज और अधिक प्रभावशाली बना सकती है। पांचवा, सरकार को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। जब सरकार खुद देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज है तो अनावश्यक मुकदमे को कम करना और विभागों के बीच बेहतर समाधान तंत्र बनाना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ गरीब और कमजोर वर्ग के लिए लीगल एड सिस्टम को भी मजबूत करना होगा ताकि न्याय सिर्फ अमीरों तक सीमित ना रह जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यायपालिका को समय रहते खुद में सुधार लाना होगा, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की ताकत सिर्फ कानून से नहीं होती बल्कि लोगों के भरोसे से तय होती है। अगर यही विश्वास कमजोर पड़ गया तो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये न्याय व्यवस्था हमारी अपनी है और इसकी आलोचना होना भी जरूरी है, लेकिन तथ्यों, जिम्मेदारी और सम्मान के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि न्यायपालिका सुधार को लेकर आपकी क्या राय है। नमस्ते, जय हिंद।